हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यूजीसी नेट री एग्ज़ाम के लिए जो हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट यूनिट 10 उच्चतर शिक्षा प्रणाली हमारी यहाँ पर चल रही है। और इससे पहले आप जानते हैं हमने यूनिट और भी जो 1 से 10 तक सारी नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ जो मेन है वो हमने पढ़ ली हैं। तो आपने अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सारा रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट के लिए जो हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली चल रही है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। आज हमारी ये जो थ्योरी की वीडियो है ये लास्ट है, इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो आप बिल्कुल वेट करिए, बस थोड़ा सा आपको एमसीक्यू फॉर्म में यानी प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रस्तावना। यहाँ पर संविधान में तो देखो वैसे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बनेगी, बहुत काफ़ी कुछ है उसमें बताने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा न लेकर के हमने जो शॉर्ट जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो यहाँ पर रख लिए हैं। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रस्तावना के बारे में देखते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार कि एक संविधान सभा बननी चाहिए, एक हमारा अपना अलग संविधान होना चाहिए। इसका सबसे पहले विचार किसने रखा था? तो ये B.N. राव के द्वारा रखा गया था 1934 ईस्वी में। ध्यान रखना है, B.N. राव के द्वारा रखा गया था 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। प्रस्तावना आप जानते हैं प्रीएम्बल जो हमारे संविधान का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसका पार्ट है, तो उसे कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया था। लेकिन जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही कर लिया था, ये भी याद रखना। जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में पेश किया गया था। आप जानते हैं जो संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी उसमें 9 दिसंबर 1946 की पहली मीटिंग हुई थी, और 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि एक उद्देशिका होनी चाहिए, एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये संविधान सभा में पेश किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे आप। प्रस्तावना, यहाँ पर मैंने पूरी प्रस्तावना ले ली है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। देखो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में नहीं देखेंगे, बल्कि हर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। 99% एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि संविधान पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बना दिया। अदरवाइज़ मुझे पता है आपको प्रैक्टिस करनी है, और लेकिन इनसे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, डोंट वरी। तो प्रस्तावना यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसमें कौन कौन से, इस पे आप जो वर्ड आ रहे हैं ये स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर जो वर्ड आ रहे हैं उन पर ध्यान देना, इन वर्ड से ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना के जो एक एक शब्द हैं उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देख लेना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, यहाँ पर देखो मैंने अलग अलग ये कलरफुल कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे संविधान में कौन कौन से न्याय की बात की गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और उसमें एक चौथा ऑप्शन दे देते हैं तो आर्थिक, या फिर कोई भी एक ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लिया जाता है धार्मिक, किस किस न्याय की बात की गई है। तो अगर हम न्याय की बात करें तो केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है हमारे संविधान में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और कौन कौन से ऊपर जो आपने शब्द देख रहे हो ना, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये शब्द है। बिल्कुल इनको अपने दिमाग में ना एकदम अच्छे से क्या है बिल्कुल रख लेना है ना। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन से शब्द, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 इसमें से और एक अलग से, और बोलेंगे कि कौन सा शब्द है जो हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। तो इसीलिए आपको जो शब्द हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए,
ठीक है। न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है? ये क्वेश्चन अच्छे से मतलब बनते हैं, इनको ध्यान रखना। हमारे संविधान में किस किस स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार, हम अपने विचार रख सकते हैं। अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों की, हमारे मन में जो भी है हम कोई भी अभिव्यक्त करना चाहें कुछ भी तो उसे कर सकते हैं। किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकते हैं, किसी स्थान पर विश्वास कर सकते हैं, तो इनकी स्वतंत्रता है हमारे लिए। धर्म और उपासना, यानी कि किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना का मतलब आप समझते हैं पूजा पाठ। हम किसी कहीं भी जा कर के, हम मंदिर में, मस्जिद में या फिर चर्च में, गिरजाघर में, हम कहीं भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे वगैरह में, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन सब की हमें क्या मिली हुई है? संविधान की तरफ से स्वतंत्रता मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, तो ये शब्द आप अच्छे से बिल्कुल इनको रट लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, किस किस की समानता की बात की गई है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है कि मतलब हर किसी के लिए जो प्रतिष्ठा है, पद प्रतिष्ठा या फिर अवसर, हर किसी को मिलना चाहिए जो उसके काबिल हो। इनको प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं? एकता और अखंडता के शब्द आए हैं। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता शब्द आया है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, संविधान को कब अपना, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसे अपना लिया गया था पहले ही। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी है 26 जनवरी को क्यों हुआ था, तो हम यहाँ पर देख लेंगे उसको भी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 पर 26 नवंबर को ही आप जानते हैं जो संविधान दिवस है वो अब मनाया जाने लगा है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है और 1949 को इसे अपना लिया गया था, 50 से पहले ही। तो आप चाहें तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे मतलब निकाल देती हूँ इसको। ये प्रस्तावना है, इसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पेपर में जाने से पहले ना किसी में भी एक बार देख लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट। जो प्रस्तावना है ये परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना में क्या नहीं कर सकते? परिवर्तन नहीं कर सकते। इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए किसी न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। क्यों लिया गया था? 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी उसका लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था और इसमें एक घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को इसमें घोषणा की गई थी किसकी? भारत को आज़ाद करने की। और 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण, यानी कि जो इस लाहौर अधिवेशन के जो मतलब अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने क्या किया था 26 जनवरी 1930 को इसमें घोषणा कर दी थी लाहौर अधिवेशन में कि हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। और 26 जनवरी 1930 के दिन उन्होंने रावी नदी के तट पर मतलब स्वराज दिवस मनाया था और वहाँ पर उन्होंने अपना तिरंगा भी फहराया था। ठीक है, पहली बार। तो इसीलिए फिर आगे चल कर के जब ये संविधान लागू होने की बात आई तो इसे 26 जनवरी का दिन चुना गया था, याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिए हैं। बहुत वैसे तो काफ़ी कुछ था उसमें लेने के लिए बट बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाता, तो इसीलिए मैंने कम ही चीज़ें ली हैं, बिल्कुल एकदम सेलेक्टेड। संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी, ये भी ध्यान रखना है। संविधान सभा में कितनी सीटें थी? तो 389 सीटें थी कुल, जिनमें से ब्रिटिश भारत की मतलब जो ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिश भारत की 296 थी और देसी रियासतें जो थी उनकी 93 सीट थी।
जिनमें से ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को मिली थी 208 सीट और मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट। व अन्य जो छोटे दल थे उनको मिली थी 15 सीट। ठीक है। और संविधान सभा में अगर महिलाओं की बात करें तो कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? जो संविधान सभा बनी थी उसमें 389 सीट थी, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत की सीट थी और देसी रियासतों की 93 सीट थी। कांग्रेस को मिली 208 और मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट। ठीक है। और 15 सीट कुल महिलाओं की थी। तो ये बात आप ध्यान रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान, ये थोड़ा सा हम अपने लिए जान लेते हैं, हमारी जानकारी के लिए है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियों का मतलब आप समझते होंगे, जो जिसमें लिखा गया था, मतलब कि बिना कॉपी किए मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। ध्यान रखना, उसको हीलियम में रख कर के सुरक्षित रखा गया है। पूर्णतः हस्तलिखित है, ये पूरी तरह से क्या है? हस्तलिखित है, हाथों से लिखा गया है, खुद से। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। सब लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने संविधान लिखा था, लेकिन लिखने का जो वर्क था वो किसी और ने किया था। बाकी ऐसा नहीं है, भीमराव अंबेडकर का ही पूरा दिमाग था, क्योंकि डिग्रियां तो उन्हीं के पास थी, इतना सारा कुछ जानना उन्हीं का था। और उन्होंने जगह जगह घूम घूम करके मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया था। लेकिन जो लिखने का काम है वो किसने किया था? कहते हैं ना, जैसे मतलब एक इंसान, जैसे मान लो महाभारत है, महाभारत की रचना सब जानते वेद व्यास ने की थी, लेकिन उसके पीछे भी है कि वेद व्यास का तो सिर्फ दिमाग था, उन्होंने तो सिर्फ बोला था, बाकी लिखने का काम किसने किया था? गणेश जी ने किया था। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लेना, है ना। गणेश जी ने किया था, गणपति महाराज जी ने, है ना ये। और ऐसे ही जो हमारा संविधान है उसको लिखने का काम किया था श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और पृष्ठों को सजाने का कार्य, भाई अब वो तो एक फाइल बन के तैयार हो गई, उसको लिख दिया, लेकिन उसको एक अच्छे से, मतलब हमारे देश का संविधान है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी नहीं है ना। तो उसको सजाना भी तो है, उसको डेकोरेट करने के लिए किसको लेके आए थे? शांति निकेतन के कलाकार थे नंदलाल बोस जी ने सजाने का काम किया था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। उसमें टोटल कितने आर्टिकल थे? 395 थे और 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थी। ये मूल संविधान की बात हो रही है। और अब इसमें क्या है, थोड़े बहुत मतलब इसमें भाग कुछ पार्ट उसमें बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन देख लेते हैं इसमें मेन बात क्या है। वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 465 हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप अभी भी 395 ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी अंक के अंतिम अंकित जो अनुच्छेद है वो 395 ही हैं और भाग संख्या भी 22 ही है। उनमें क्या किया गया है, मतलब जैसे 4th क, 5th क, है ना, 21 ए, ऐसे 95 सी, ऐसे करके उसमें जोड़े गए हैं, उनमें पार्ट्स जोड़े गए हैं, लेकिन अलग से कोई मतलब भाग वगैरह अनुच्छेद नहीं बनाया गया है, ये ध्यान रख लेना। प्रस्तावना में केवल एक बार ही, ये ध्यान रखना है, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही आज तक संशोधन हुआ है। और उस संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में ही किया गया था। तो उसमें संशोधन करके तीन नए शब्द जोड़े गए थे, ये ध्यान रखना है। 3 नए शब्द कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सिर्फ यही 3 शब्द हैं जो जोड़े गए थे। ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन इनका पूछा जा चुका है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। चौथा ऑप्शन दे देंगे आपको कि इनमें से कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये कौन सा प्रस्तावना में शामिल है, कौन सा नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आपको मूल जो चीज़ें हैं ना, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए पहले, तभी MCQ की तरफ बढ़ा करो। चलते हैं और एक बार आपको याद दिला देती हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मुझे पता है, बेनिफिट हो तो होगा उनको, ज़रूर होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, है ना।
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लाइक आने चाहिए। जितने बच्चे देखते हैं ना उनके आधे लाइक भी नहीं मिलते, बताओ हैं, एक लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो। बिल्कुल नहीं किया करो। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको तो करनी ही नहीं चाहिए। आप सभी के सभी पढ़ने वाले ही जुड़े हो मुझसे, है ना, वैसे तो जुड़े नहीं हैं जिनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। पढ़े लिखे हो तो थोड़ा तो समझा करो। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, ये भी ध्यान रखना है। जो अमेरिका का संविधान है यूएसए का, ये विश्व का सबसे पहली बार लिखा गया संविधान है। जबकि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान की अगर बात करें तो ये भारत का है, बाकी सबसे पहले लिखा गया था अमेरिका का। ये ध्यान कर लेने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। प्रारूप समिति आप जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी, और इसका जो गठन है वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था प्रारूप समिति का, और इसमें 7 सदस्य थे। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर की अगर बात करें, ये पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन कि संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण ये जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। आप जानते हैं जो बंटवारा हो गया था, तो बंटवारा होने के बाद में जो ये बंगाल वाला क्षेत्र था, एक इसमें चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन किया गया था। कहाँ से? मुंबई से, ठीक है। और मुंबई से भी ये फिर दोबारा से चुनाव जीत करके आए थे, ठीक है। प्रारूप समिति के 7 सदस्य यहाँ पर देख लेते हैं। सबको इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं इसमें, जो मैंने थ्योरी ज़रूर ली है, बट ये कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी। पहले इनकी जगह पर कौन थे? BL मित्र थे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या दे दिया था यहाँ से, मतलब रिजाइन दे दिया था, है ना, छोड़ दिया था। फिर उनकी जगह पर किसको लिया गया था? N माधव राव को। और TT कृष्णाचारी, TT कृष्णाचारी पहले DP खेतान थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में TT कृष्णाचारी को क्या बनाया गया था? प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, इनको ध्यान रख लेना, पूछे जाते हैं। और ये नाम भी थोड़े से क्या, अय्यर अयंगर अटपटे से हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव, तो ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान, आप जानते हैं भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों से हमारे संविधान को क्या किया गया है? इकट्ठा किया गया है। उसमें चीज़ों को लिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को। तो हम यहाँ पर देखते हैं ब्रिटेन है, ब्रिटेन ऊपर जाकर बैठ गया है ना। ये ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं? तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान पर अन्य देशों का जो संविधान का प्रभाव है उसमें ब्रिटेन से आता है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। ये ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये ध्यान रखना है। एक होते हैं मूल कर्तव्य, ठीक है, जिनको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। एक होते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो यहाँ पे अधिकारों की बात हो रही है, अभी कर्तव्य नहीं है। तो अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अमेरिका सबको क्या करता है? अधिकार देना सिखाता है, अधिकार को छीनना सिखाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये भी अमेरिका से ली गई है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका, आप जानते हैं, अभी हमने उद्देशिका के बारे में पढ़ लिया है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। और संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संविधान है वो सर्वोच्च है। जो संविधान कहेगा इंसान को वही करना पड़ेगा, ठीक है, सरकार को वही करना पड़ेगा।
तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। कनाडा से अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति की बात हो रही है, कनाडा से ली गई है राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय यानी कि जो एससी है, एससी सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श है वो न्याय, ठीक है, न्याय निर्णय, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ये ध्यान रखना, नीति निर्देशक सिद्धांत। मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, वो आगे आ जाएंगे, और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। जहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं ना, वहीं से ही राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी ली गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? वो कनाडा से, और राष्ट्रपति की कैसे होती है? वो आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो इतने सारे संशोधन हो रहे हैं, आप जानते हैं अब तक बहुत सारे संशोधन है जो हो चुके हैं, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यानी कि जब आपातकाल लगता है, अब जानते होंगे आपातकाल के बारे में, है ना, 352, 356 और 360 जो आर्टिकल हैं वो हमारे आपातकाल से संबंधित हैं। तो ये आपातकाल जब लगता है तो उस टाइम पर मूल अधिकार जो हमारे होते हैं वो उनका भी निलंबन किया जा सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, अभी मैंने आपको बताया मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। और आप जानते हैं ना, जो रूस है वो क्या सिखाता है? अपने कर्तव्य के पथ पर अड़िग रहना, ठीक है। जो अमेरिका है वो हमें अधिकारों के लिए लड़ना सिखाता है, और रूस सिखाता है कर्तव्य के पथ पर अड़िग रहना। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, अभी हमने ऊपर देखा था कि जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 तरह के न्याय प्रस्तावना में शामिल हैं। तो इसका आदर्श कहाँ से लिया गया? रूस से, ठीक है। और इससे आगे देखते हैं फ्रांस। ये फ्रांस है ना, तो फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी कहाँ से ली गई है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये भी फ्रांस से ली गई है। संविधान में वर्णित अनुच्छेदों का विवरण, तो संविधान में वर्णित अनुच्छेदों का विवरण के थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा मतलब शॉर्ट में। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत एक क्या है? राज्यों का मतलब उसका देश है, और उसमें कितने राज्य होंगे, राज्यों में कौन कौन सा, अगर किसी का नाम चेंज करना है, कोई नया राज्य बनाना है, या फिर कोई एक दूसरे में मिलाना है, उनकी सीमा कितनी रहेंगी, इन सब के बारे में कहाँ पर वर्णित है? तो भाग फर्स्ट में, और अनुच्छेद 1 से 4 तक, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 से 4 तक ये वर्णित है। नागरिकता की बात करें, इसके बाद अब राज्य बन गए, देश बन गया, सब कुछ बन गया, उनकी सीमाएं तय हो गई, उसके बाद में उनको क्या लेनी है? नागरिकता, ठीक है। भारत में रहने के लिए नागरिकता भी तो चाहिए। तो ये भाग 2 में वर्णित है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। आगे बात आती है मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार भाग 3 में है। मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से लिए गए थे, ये भी ध्यान रख लेना, दोबारा आपको याद दिला देती हूँ। मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से, ये भाग 3 में वर्णित है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक ये इसमें सारे मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आप अभी हमने पढ़ा था ऊपर, कहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ये ध्यान रखना। और ये भाग 4 में शामिल है ना, कहाँ पर है? भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। नेक्स्ट देखते हैं
और मूल कर्तव्य, ये जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इनको बाद में जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब इनको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। क्या किया गया था, जोड़ा गया था। किसको, मूल कर्तव्यों को। तो मूल कर्तव्य भाग 4th में शामिल हैं और 4th में नीति निर्देशक तत्वें और 4th क की बात होती है यहाँ पर। किसकी है, 4th क, मतलब ये ध्यान रखना है 4 क, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे भी लिख लेना। 4 क में अनुच्छेद 51 क, अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये 51 क इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे तो ये बढ़ गए हैं जो भाग हैं, तो वो तभी इसीलिए बढ़ गए हैं। संघ की अगर बात करें तो ये हमारे भाग 5 में शामिल है। किसमें है, भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ के बारे में, मतलब इसमें राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो इस संघ में शामिल है सारे के सारे। ठीक है, भाग 5। राज्यों की अगर बात की जाती है, राज्यों में किस तरह की सरकार के बारे में, राज्यों की सारी चीज़ों के बारे में, तो ये भाग 6 में शामिल है और अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये आप कहीं पर नोट कर लेना, वैसे आपने नोट्स तो शायद बनाए भी रखे होंगे। चलते हैं आगे। संघ, राज्य, क्षेत्र। संघ की बात हो गई, राज्य की बात हो गई। अब संघ और राज्य दोनों के बारे में किस में लिखा हुआ है, भाग 7 में लिखा हुआ है, सॉरी भाग 8 में लिखा हुआ है। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक। ठीक है, 239 से 241 तक ये लिखा हुआ है। जो भाग 7 है उसको पहले मतलब रखा गया था, फिर बाद में उसको हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उसको फिर से रख दिया गया था। ठीक है, तो उसका थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही चीज़ यहाँ पे ली है। पंचायती राज की अगर बात करें तो पंचायती राज का बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। 1882 में लॉर्ड रिपन ने, किसने, रिपन था एक गवर्नर उस टाइम पर। तो रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था। किसके, स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका शासन कैसे चलाया जाए, है ना। क्योंकि एक जो सरकार वहाँ पर ऊपर बैठी है वो बैठे बैठे क्या करेगी, क्या क्या देखेगी। तो उनका शासन संबंधी प्रस्ताव किसने दिया था, लॉर्ड रिपन ने दिया था। ध्यान रखना 1882 में, जिसे भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे समझ में चलते हैं आगे। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1993 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, इस दिन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसको, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायत दिवस। इसी संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके तहत संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया, है ना। इसके तहत क्या हुआ, संविधान का जो भाग 9 है उसको पुनः दोबारा से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में एकमात्र अनुच्छेद 243 था। अगर भाग 9 की बात करें तो उसमें पहले केवल 243 वाला अनुच्छेद था, लेकिन इसमें 244, 45 वगैरह नहीं बढ़ाए गए, बल्कि क्या कर दिया गया, 243। और इसका जो शीर्षक है भाग 9 का वो है पंचायत है, और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के कहाँ तक कर दिए गए, 243 वो आती है ना टमाटर वाली लाइन में, अनेक खाली जिसको बोलते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें ओ, ये सॉरी मतलब ये क्या है, ओ की बात होती है यहाँ पर, 243 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जीरो नहीं है बल्कि ओ है, ओ तक। ठीक है, क्या है, इसमें पंचायतों के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। इसमें जो भी फैसला लेते हैं पंचायतों से संबंधित या पंचायतों को अनुदान वगैरह देना, सारा काम ये कौन देखता है, तो ये राज्य देखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नगर पालिकाएँ। अब आती हैं नगर पालिकाएँ, जो थोड़े बड़े शहर होते हैं, मतलब कस्बे टाइप में, तो वहाँ पर नगर पालिका होती हैं। तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ दिया गया, 9 क जोड़ दिया गया। इसमें अनुच्छेद 243 पी से, कहाँ से लेकर के, 243 पी
P से 243, ये नोट कर लेना कहीं पर, ZG तक इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया था जिसमें अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद 243 ZG तक शामिल है। इसके अलावा इसी संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 विषयों की सूची दी गई है। 12वीं अनुसूची में कितने विषयों पर बात की गई है या कितने विषय की सूची है उसमें, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 18 विषय हैं। कितने हैं, 18 विषयों की सूची दी गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आपको मतलब वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कहीं भी देखो, कोई भी पढ़ाई ऐसी चीज़ है, किसी को नहीं पता ना, हम जानते ना आप जानते कि पेपर यहीं से पूछा जाना, लेकिन हाँ हम उसी लेवल की तैयारी करते हैं जो हमें लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डोंट वरी, जो सिलेबस दे रखा होता है आप उसी को अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में आते तो सब यहीं से ही हैं, बस उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाता है। बाकी ये ऐसी चीज़ें संविधान वगैरह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हर जगह काम आने वाली है। तो चलते हैं, आज के लिए गुड बाय। प्लीज़ आपको MCQ की क्लास जल्दी ही मिल जाएगी। कोशिश करूँगी मैं आज शाम को या फिर कल सुबह डाल दूँगी, पर प्लीज़ उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।